हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स में कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। लेकिन इसका जो एक पार्ट है कॉस्ट, उसको अब हम कवर करेंगे। तो बेसिकली कॉस्ट होता क्या है? किसी भी चीज़ को बनाने में जितना आपका खर्चा आता है उसको हम नॉर्मली कॉस्ट बोलते हैं। तो लेट सपोज मेरी ये पेन बनाने की फैक्ट्री है। इसको बनाने में मैंने ये मटेरियल लिया, ये रीफिल ली, ये इंक खरीदी। उसके बाद एक लेबर होगी जो इसको डिज़ाइन कर रही होगी, पैकिंग होगी। उसके बाद ये वेयर हाउस में स्टोर होगा, तो फैक्ट्री में काम हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें जो टोटल इसमें इंक्लूड हुई, लाइक मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, तो उनको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक टर्म्स देखने पड़ेंगे। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट का एक और नाम होता है अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का ही एक और नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ये मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो एक फर्म इनकर कर रही है फैक्टर सर्विसेज को परचेज करने में। लाइक जब आपने लेबर को परचेज किया, यानी कि जब लेबर की सर्विसेज ली, तो बदले में आपने उनको वेजेस दी। तो आप इन वेजेस को रिकॉर्ड कर सकते हो बिकॉज आपको नज़र आ रहा है ये एक्सपेंस आपके बिजनेस में हो रहा है। इसी तरह से अगर आपने लैंड किराए पे लिया है तो लैंडलॉर्ड को दिया जाने वाला रेंट, दैट इज़ ऑल्सो योर अकाउंटिंग कॉस्ट। वाई डू वी कॉल इट एज अकाउंटिंग कॉस्ट? बिकॉज एक अकाउंटिंग इनको रिकॉर्ड कर सकता है। उसके पास इसके बिल्स होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो इनको रिकॉर्ड कर लेगा। तो इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट जो हमें टर्म समझना है वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक तो हो गई आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक हो गई आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब वो बिजनेस में हो रही है बट हमें नज़र नहीं आ रही है। तो ये इकोनॉमिक्स में तो कंसिडर होती है बट अकाउंट्स में नहीं होती। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक फर्म है, उसके खुद के कुछ इनपुट्स हैं या खुद का कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिनका इस्तेमाल वो अपने प्रोडक्शन में कर रहे हैं। तो उनकी जो कॉस्ट होगी, इम्प्यूटेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू किसकी? इन इनपुट्स की, जिसका इस्तेमाल वो अपने प्रोडक्शन यूनिट में कर रहे हैं, तो वो बन जाएगी उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ज़मीन है और आपकी ये खुद के, आप इसमें ओनर हो। आप इसका इस्तेमाल फैक्ट्री में, कुछ यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने में और यहाँ पे गुड्स बनाने में कर रहे हो। अगर ये ज़मीन आपकी खुद की ना होती तो आपने इतना ही पीस ऑफ लैंड बाहर किसी से रेंट पे लिया होता, तब क्या आप उसे रेंट ना दे रहे होते? बट खुद का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने की वजह से हम किसी को रेंट नहीं दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो हमारा वो रेंट सेव हो गया। तो जब वो रेंट सेव हो गया तो इकोनॉमिक्स में हम उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल के उसको कैलकुलेट करेंगे और हम क्या बोलेंगे? उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब थर्ड पार्ट आपका आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है वो मिनिमम पेमेंट जो एक प्रोड्यूसर को चाहिए ही चाहिए ताकि वो प्रोडक्शन में बना रहे। मतलब एक इंसेंटिव जो उसे हेल्प करेगा टू अंडरटेक द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन। तो नॉर्मल प्रॉफिट को भी हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट मानते हैं बिकॉज जब ये चीज़ प्रोड्यूसर को मिलेगी तभी वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो अब जो नेक्स्ट टर्म आता है हमारा वो है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट कुछ नहीं है, इन तीनों का टोटल है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू मनी कॉस्ट प्लस ये जो हमने सेकंड पढ़ी थी इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस ये जो हमने पढ़ा नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम इन तीनों को ऐड अप कर देंगे सो वी विल गेट इकोनॉमिक कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट अब हमारा आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सब बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि आपके पास कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कुछ भी है। आप उससे दो चीज़ें बना सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास पीस ऑफ लैंड है, तो यहाँ पे आप एप्पल का, मतलब एप्पल की खेती भी कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो आप इस ज़मीन पे। या फिर आप यहाँ पे लेट्स सपोज ऑरेंज भी उगा सकते हो, तो ऑरेंज के ट्रीज़ भी लगा सकते हो। अब आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई हम तो एप्पल की खेती करेंगे, तो आपने एप्पल के ट्रीज़ लगा दिए। तो एप्पल के ट्रीज़ लगाने की वजह से आपको ऑरेंज के ट्रीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो एप्पल लगाने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी वो होगी ये, यानी कि जिस चीज़ को आप सेक्रीफाइस करते हो। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमें देखना है कि अगर हम एक ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो जो उसका नेक्स्ट
बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था जिसको हमने सेक्रीफाइस किया, वो बन जाएगा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी तरह से लेट सपोज आपके पास एक बिल्डिंग है, उस फैक्ट्री बिल्डिंग में या तो आप ब्रेड बना सकते हो या आप क्लोथ्स बनाने की फैक्ट्री बना सकते हो, दोनों नहीं बना सकते। अब आपने बोला कि नहीं भाई हम तो क्लोथ्स की बिजनेस करेंगे, तो हम क्लोथ्स बनाएंगे यहाँ पे, तो क्लोथ्स बनाएंगे तो इसका मतलब आपने ब्रेड की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो बन गया उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्लोथ्स बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ब्रेड। नेक्स्ट जो टर्म इसमें आता है वो है आपका प्राइवेट कॉस्ट। अब ये प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? प्राइवेट कॉस्ट मतलब एक फर्म के द्वारा टोटल जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है। किस चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है? जो भी एक इंडिविजुअल फर्म खर्चा करती है, इनकर करती है, क्या बनाने में? टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, वो बन जाएगा हमारा प्राइवेट कॉस्ट, जैसे फैक्ट्री में टोटल लागत जिसे हम कहते हैं। इसके बाद आता है एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये बाहर वालों की है। तो एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो एक फर्म बियर नहीं करती, बट इट इज़ इनकर्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब ये अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी मतलब जो बाहर, जैसे हम लोग हैं, तो एक फैक्ट्री लगी और उसकी वजह से जो धुआं आ रहा है वो किसको नुकसान पहुंचा रहा है? मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को। एक फैक्ट्री लगाई हमने और उसके जो डेंजरस केमिकल्स हैं वो रिवर में हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए, तो सोसाइटी को जो उससे नुकसान मिल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज़ नोन एज द एक्सटर्नल कॉस्ट। तो एक्सटर्नल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज़ not borne by the firm but is incurred by other members of the society. For example, pollution caused due to discharge of waste material in the river, इस तरह का। नेक्स्ट और लास्ट शॉर्ट वाले क्वेश्चन में हमारा आता है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, मतलब दोनों ही कॉस्ट को जब आप ऐड कर दोगे, सो व्हाट यू गेट? यू गेट सोशल कॉस्ट। एक कॉस्ट और आती है बीच में, उसको भी कवर कर लेते हैं, ये होती है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब है कि जैसे जो लेबर है वो जो भी एफर्ट्स या सेक्रीफाइस करते हैं गुड्स के प्रोड्यूस करने में, वो कहलाती है हमारी रियल कॉस्ट। तो एफर्ट्स, सेक्रीफाइसेस किसके द्वारा किए गए? एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो ओनर्स हैं उनके उनके द्वारा अगर कोई एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस किए गए हैं तो दैट बिकम्स द रियल कॉस्ट। तो अब तक जो भी पार्ट हमने कवर किया ये सारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट होता है जो मेनली पूछा जाता है। तो टाइम पीरियड हम इकोनॉमिक्स में कवर कर चुके हैं, ये हमने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी किया था। दो टाइम पीरियड मेनली हमें पढ़ाए जाते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो होता है जहाँ पे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और बाकी फैक्टर्स वेरिएबल हो सकते हैं। लॉन्ग रन वो टाइम होता है जहाँ पे सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अब क्योंकि हम लोग कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड अब इसको समझते हैं। शॉर्ट रन में आपको दो तरह की कॉस्ट देखने को मिलेगी, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में आपको देखने को मिलेगी ओनली वेरिएबल कॉस्ट, वहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं होती। ओके, अब हमें ये चैप्टर को मेनली शॉर्ट रन में कवर करना है, तो ये वाला पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है। तो अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिक्स कॉस्ट क्या होती है, या फिर हम इसे बोलें टोटल फिक्स कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट वो है जो फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री रेंट पे ली, इसका रेंट है लेट सपोज 20,000 पर मंथ। अब आप इस फैक्ट्री में कुछ गुड्स प्रोड्यूस करो, ना करो, कम करो, ज़्यादा करो, क्या ये रेंट कम ज़्यादा होगा? जो उस फैक्ट्री का ओनर है वो हर महीने आपके पास आएगा और वो बोलेगा भाई मुझे तो मेरा 20,000 रुपये रेंट चाहिए चाहिए, क्योंकि आपने तो मेरे साथ रेंटल एग्रीमेंट किया हुआ है। अब हम इसमें प्रोडक्शन को ज़ीरो रखें या प्रोडक्शन में ज़्यादा करें या कम करें, रेंट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, तो रेंट हो गया हमारा फिक्स्ड, इसलिए हम उसे बोलेंगे फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, वो प्रोडक्शन के ज़ीरो होने पे भी होती है, प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने के साथ चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है।
तो क्या हम ये बोल सकते हैं इवन व्हेन प्रोडक्शन इज ज़ीरो टोटल फिक्स कॉस्ट इज पॉजिटिव? इवन अगर आप अपनी प्रोडक्शन ज़ीरो भी कर देते हो तो भी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती। नेक्स्ट आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी जिसे हम शॉर्ट में टीवीसी भी बोलते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट में टीएफसी भी बोलते हैं। अब टीवीसी क्या हुआ? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा लेबर को हायर करना पड़ेगा, तो ज़्यादा खर्चा होगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और अगर हमारी प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाती है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। ओके, तो फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है और वो प्रोडक्शन के ज़ीरो होने पे भी होती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चलती है, बढ़ेगी प्रोडक्शन तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम होगी तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ओके, अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसी फॉर्मूले से क्या अब एक दूसरा फॉर्मूला बनाया जा सकता है? टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी? फिर टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। इसी लॉजिक के हिसाब से टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को आप माइनस कर दो। तो फॉर्मूला वही है, इसको मैथमेटिकली दो अलग अलग वे से बताया गया है। ओके, तो अब हम आगे वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। हमने टोटल कॉस्ट को कवर कर लिया, अब हम एवरेज कॉस्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब पर यूनिट बनाने की लगभग फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो लेट सपोज आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट 60 है और इस समय आप 5 या 6 यूनिट्स बना रहे हो, तो आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट बैठती है वो आती है 10 पर यूनिट। अगर आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट 60 है और अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी में लेट सपोज 60 यूनिट्स बना रहे होते तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट बैठ जाती 1 रुपी पर यूनिट। ओके, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने कवर कर ली। नेक्स्ट आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम शॉर्ट में एवीसी बोलते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम शॉर्ट में एएफसी भी बोलते हैं। अब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम वही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप अपनी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, यू गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज एवरेज कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं एसी, या फिर हम इसे एटीसी भी बोल सकते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट, वन एंड द सेम थिंग। तो एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है? टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, या फिर आप यहाँ पे एक फंडा और लगा सकते हो, आप एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट एवरेज टोटल कॉस्ट। तो वहाँ से भी आप इसे निकाल सकते हो। तो ये एवरेज वाले हमने कवर कर लिया, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड देन एवरेज कॉस्ट। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल वर्ड बहुत बार हम लोग कवर कर चुके हैं, पूरी इकोनॉमिक्स में जहाँ भी आएगा उसकी डेफिनेशन में एडिशनल वर्ड ज़रूर आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एक एडिशनल यूनिट बनाने की कॉस्ट। तो लेट सपोज हम लोग 10 यूनिट्स बना रहे हैं, मैं ये 10 पेन्स बना रहा हूँ एक फैक्ट्री में, और इन टेंस को बनाने में मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो आ रही है लेट सपोज 60 रुपीज़। फिर मैं 11 पेन्स बनाता हूँ, जब मैं 11 पेन बनाता हूँ तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ के हो जाती है लेट सपोज 73 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो 11th वाला पेन मैंने बनाया उसकी कॉस्ट 13 रुपये हुई, तो ये कहलाएगी उसकी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वी प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एक यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ाने की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट कितने रुपए से बढ़ जाती है, दैट बिकम्स द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए आपको क्या करना है? टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, यानी कि n मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 11th वाले की टीसी में से n माइनस वन यानी कि 10th वाले की टीसी जब आप माइनस कर दोगे सो विल गेट मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट के डिफरेंस से ढूंढा जा सकता है, तो टोटल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके भी ढूंढा जा सकता है। तो टोटल कॉस्ट क्या हुआ? मार्जिनल कॉस्ट एट n प्लस मार्जिनल कॉस्ट एट n प्लस वन प्लस मार्जिनल कॉस्ट एट n प्लस टू। तो जैसे जैसे आप मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते हुए चलोगे आपको टोटल कॉस्ट मिलती चली जाएगी। ओके,
तो यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट कर्व्स और टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम सारी कॉस्ट को एक साथ समझेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम इस टेबल तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके डायग्राम्स और थोड़े से कंसेप्ट्स और कवर अप करेंगे। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे आउटपुट स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा आउटपुट है। सबसे पहले हम कुछ नहीं बना रहे, उसके बाद हम एक एक यूनिट से बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट। अब आप मुझे ये बताओ कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या कभी चेंज होती है? नहीं होती। हमने पहले ही भी पढ़ा था। टोटल फिक्स कॉस्ट का नेचर है कि वो प्रोडक्शन के ज़ीरो होने पे भी होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा कर लो कम कर लो तब भी होती रहती है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ 60। क्या हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट किसी लेवल पे चेंज होगी? नो। तो वो फिक्स्ड होगी, इसलिए उसका नाम है टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हम अज्यूम करके चलते हैं टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है ज़ीरो पे ज़ीरो होती है, क्योंकि अगर हम कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो हम वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर नहीं करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो आप देखो 1 पे 40, 2 पे 76, फिर 102। देख रहे हो, अब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो ये सब अज्यूम्ड फिगर्स हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनको इंक्रीज करना है पहले। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था, इट इज़ द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम इन दोनों को ऐड अप कर देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। 60 प्लस 0 60, 60 40 100, 60 76 136, देन 162, देन 192, देन 230 एंड 282। तो इन दोनों को ऐड करके मुझे मिल गया टीसी। अगर आपको टीसी दे दिया होता और टीएफसी या टीवीसी में एक चीज़ गायब कर देता तो टीसी में से हम एक चीज़ को सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग चीज़ निकाल लेते हैं। ओके, नाउ कम्स योर नेक्स्ट इज एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो फॉर्मूला है वो है वही टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। हम पहले कर चुके हैं। तो आपको अपनी टीएफसी को यूनिट से डिवाइड करते हुए चलना है। 60 डिवाइड बाय 0 इज डैश। नॉर्मली वो इन्फिनिटी होता है बट यहाँ पे हम उसको ज़ीरो ज्यूम कर सकते हैं या डैश लिख सकते हैं। देन 60 डिवाइड बाय 1 60, 60 डिवाइड बाय 2 30, 60 डिवाइड बाय 3 20 एंड सो ऑन। 60 डिवाइड बाय 4 15, then 10 12, then 60 डिवाइड बाय 6 is 10 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो AFC जो है वो ऑलवेज फॉल होती है, हमेशा फॉल होती है वो। तो AFC वाला जो कर्व है इसका कंसेप्ट यहाँ पे हम पहले समझेंगे। AFC इज ऑलवेज फॉलिंग। वाई? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सेम TFC को बढ़ते हुए यूनिट से डिवाइड करते हुए जा रहे हो। तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो वो तो चेंज हो नहीं रहा, लेकिन नीचे आपके डिनोमिनेटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर जो आएगा वो रिड्यूस होता चलेगा। 60 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर 20 आएगा। यही 60 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 15 आएगा। यही 60 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 12 आएगा। तो यू कैन सी कि जैसे जैसे हम यूनिट्स नीचे से इंक्रीज कर रहे हैं और न्यूमरेटर को तो हम इंक्रीज कर नहीं रहे, तो हमारा आंसर रिड्यूस ही होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? AFC कर्व यानी कि AFC, average fixed cost is always falling because the same total fixed cost is divided by increased number of units. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे AVC यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते हुए चलना है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। 0 डिवाइड बाय 0 डैश TVC, 40 डिवाइड बाय 1 40, 76 डिवाइड बाय 2 38, 102 डिवाइड बाय 3 34, then 33, then 170 डिवाइड बाय 5 34, फिर 222 डिवाइड बाय 6 37। इस तरह से हमने निकाला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे चाहिए एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के अब आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप अपनी टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते हुए चलो, या फिर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दो, देन ऑल्सो यू विल गेट एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। तो हम पहले टोटल कॉस्ट को डिवाइड करके देख लेते हैं। 60 डिवाइड बाय 0 ये तो डैश हो जाएगा। नेक्स्ट 100 डिवाइड बाय 1, 100 होता है।
136 डिवाइड बाय 2 68 होता है। ओके अब एक बार क्रॉस चेक करो, 60 प्लस 40 भी तो 100 होता है, 30 प्लस 38 भी 68 होता है। तो आप इनको ऐड करके भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो अपनी टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। तो हम इनको ऐड करके निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। 48, 46, 47 एंड सो ऑन। ओके, नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। अब आपको समझना है ये मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। मार्जिनल कॉस्ट में मैंने आपको बताया था वो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। तो टोटल कॉस्ट के डिफरेंस को लेते हुए चलेंगे और ट्रायंगुलर फॉर्म में लेंगे, यानी कि 100 माइनस 60, 40 को मैं यहाँ लिखूंगा, ऊपर नहीं, 60 के आगे नहीं। 60 से पहले माइनस करके कुछ होता तो वो यहाँ आता, बट 60 से पहले कुछ हो नहीं सकता क्योंकि 60 जीरो पे है। तो नंबर 1 पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी है, 40। कैसे पता, जब हम 0 यूनिट्स बना रहे थे तो हमारी टोटल कॉस्ट 60 थी। जब हमने 1 यूनिट बनाना शुरू किया तो हमारी टोटल कॉस्ट 100 पे पहुंच गई। इसका मतलब इस एक यूनिट को बनाने में हमारी टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ, 40। तो फर्स्ट यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज़ 40। अब उसी लॉजिक के हिसाब से 136 माइनस 100, 36, देन 162 माइनस 136, 26 एंड सो ऑन, 38 और उसके बाद 52। ये 52 कैसे है लास्ट वाला, 282 माइनस 230, 52। अब अगर लेट सपोज आपके पास टीसी होती 0 पे केवल और बाकी की वैल्यूज़ ना होती, तब हम कैसे करते, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 36 136, 136 प्लस 26 162 एंड सो ऑन। तो टीसी के डिफरेंस से अगर एमसी को ढूंढा जा सकता है तो एमसी को एक बार ऐड करते 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 टीसी को भी ढूंढा जा सकता है। ओके, अब चलते हैं हम लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, इसको ध्यान से समझना है हमने। जो टोटल कॉस्ट है ये चेंज हो रही है, आप देख रहे हो टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है, और टोटल कॉस्ट किन दोनों को ऐड करके आ रही है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। और अब आप मुझे बताओ क्या फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब फिक्स कॉस्ट सेम है और वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, तो जो भी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही तो हो रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे सेम है। अब वापस चलते हैं एमसी के कंसेप्ट पे। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लिया, और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आ रहा है। तो फिर हम एक कंक्लूजन पे ये पहुंच सकते हैं कि अगर टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस भी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही तो होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही है। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखिए 0 और 40 का डिफरेंस 40, 40 और 76 का डिफरेंस 36, वही वाली बात होगी। 102 माइनस 76 26, 132 माइनस 102 30, 170 माइनस 132 38, 222 माइनस 170 इज 52। तो जो डिफरेंस मैंने टोटल कॉस्ट से ढूंढा था उतना ही डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट से भी ढूंढा जा सकता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट को आप टीवीसी से भी तो ढूंढ सकते हो। नए वाले टीवीसी में से पिछला वाला टीवीसी अगर आप माइनस कर दोगे तो अगेन यू विल गेट मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मार्जिनल कॉस्ट का सम हो सकता है। अगर हमें किसी भी लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एक यूनिट मिल जाए तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी ढूंढ सकते हैं। सी 1 पे अगर मार्जिनल कॉस्ट 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 40 होगी क्योंकि उसके पीछे तो वो 0 होती है। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, 40 प्लस 36 76, 76 प्लस 26 102, 102 प्लस 30 132, 132 प्लस 38 170, 170 प्लस 52 222। तो आई होप आपको ये वाले कंसेप्ट्स क्लियर होंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके डायग्राम्स करेंगे जहाँ पे हम इनकी शेप्स और इनके आपस के रिलेशनशिप्स को समझेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू।